गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। विभाजन के वादों में कोर्ट फीस की गणना कैसे की जाती है, आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। विभाजन मतलब पार्टीशन या आप इसको बंटवारा भी कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो तरीके से इसकी कोर्ट फीस पर चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर एक है जब वादी का संयुक्त कब्जा हो उस संपत्ति में और आप पार्टीशन शूट लगा रहे हैं, तब कोर्ट फीस क्या बनेगी। और दूसरा है जब वादी कब्जे से बाहर हो। 5 सरल उदाहरणों से भी समझेंगे और 3 लैंडमार्क हीरा जजमेंट, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए 3 हीरा जजमेंट लेकर आया हूं सर, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कोर्ट फीस तय की जाएगी। बड़े ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। सारी जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए नोट करके रखी है, उसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि एड वलोरम फीस क्या है। एड वलोरम फीस जो है, एड एक लैटिन भाषा का शब्द है। एड का मतलब होता है अनुसार और वोलेरम का होता है मतलब मूल्य। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये फीस तब दी जाती है ये जब आपका पूरी प्रॉपर्टी पर संयुक्त कब्जा हो, तो वैसी दशा में एड वलोरम फीस नहीं लगेगी। धारा 7 जो कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की है, वो इसी से संबंधित है। इसमें जो विशेष प्रावधान बनाए गए हैं कि कब ये, जैसे कि आपने दावा लगाया धन की वसूली का, कब्जा प्राप्ति का और स्वत्व घोषणा का, तब आपको एड वलोरम फीस देना पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये धारा 7 इसी के संबंध में बताती है। इस पे मैं पिछला स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उसमें 3 सरल उदाहरण भी मैंने बताए हैं। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है, उन्हीं वीडियो के नीचे उसकी लिंक मौजूद है। आइए सर, अब हम वीडियो आगे बढ़ते हैं और विभाजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कोर्ट फीस गणना है उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए सर, लेट्स गो। अब आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये इस पीडीएफ के अंदर से ही दे रहा हूँ, और अंदर से देने का मकसद भी मेरा यही है कि आपको ये पता लग जाए कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है। क्योंकि यदि आप इसको खरीदेंगे तो यही मैटर आपको वहां प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं वीडियो के अंदर ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही जानकारी देता हूँ, ताकि आप जब परचेस करें तो आपको पहले से ही पता हो, और यदि उसको देखने सुनने और समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको परचेस करें, वरना इसको परचेस ना करें। आइए सर, विभाजनवादों में कोर्ट फीस मुख्य रूप से कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 आईवीबी की अनुसूची 2 अनुच्छेद 17 विहाई पर आधारित होती है, और भारत में इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 भागों में, जिसमें नंबर 1 है जब वादी संयुक्त कब्जे में हो, इन जॉइंट पोजेशन। दूसरा है जब वादी कब्जे से बाहर हो, आउट ऑफ पोजेशन। अब हम नंबर 1 देखते हैं, जब वादी संयुक्त कब्जे में हो। यदि आप संपत्ति के सहस्वामी हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि 20 बीघा खेती की जमीन है, एक उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और उसमें 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं, 8 लोग हो गए। अब जो है कि वो संपत्ति में सभी का अभी बंटवारा नहीं हुआ है, और आप उस संपत्ति को पैतृक संपत्ति आप मान लें कि 3-4 पीढ़ी से वो चली आ रही है, 4 पीढ़ी से कभी बंटवारा नहीं हुआ, पैतृक संपत्ति है, और 5 भाई और 3 महीने 8 हो गए, और सभी का संयुक्त कब्जा है, तो इसको कहते हैं संयुक्त कब्जा होना। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि यदि आप संपत्ति के सहस्वामी हैं और आपका उस पर कब्जा है, चाहे वो प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो, मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकली हो, आप वहां आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, भले ही बाहर शहर में रह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपका आना जाना है, मिलना जुलना है, तो एक प्रतीकात्मक कब्जा है आपका, तो आपको पूरी संपत्ति के मूल्य पर फीस देने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको पूरी संपत्ति के मूल्य पर फीस नहीं देना है। अधिकांश राज्यों में एक निश्चित शुल्क फिक्स्ड कोर्ट फीस लगता है, जो 200 या 2000 के बीच हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं सर थोड़ा कि कोर्ट फीस के संबंध में जो फिक्स्ड फीसें हैं वो अनुसूची में दी गई हैं। स्वत्व घोषणा की फीसें व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 1 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब में अलग अलग दी गई हैं। जैसा कि सर, यदि स्वत्व घोषणा का वाद व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसकी कोर्ट फीस निश्चित न्याय शुल्क 500 रुपए है। और यदि व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में स्वत्व घोषणा का वाद पेश किया जाता है, तो उसकी निश्चित शुल्क 1000 रुपए है। इसी प्रकार आप एडीजे या डीजे कोर्ट में स्वत्व घोषणा से संबंधित कोई सहायता चाहते हैं, तो वहां पर फिक्स्ड फीस 2000 रुपए है। तो ये फिक्स फीस हो गई है सर। और ये जो जैसे आपने धन की वसूली का वाद लगाया, उदाहरण के तौर पे आपने 1 लाख रुपए की वसूली का वाद लगाया, तो यहाँ वाद मूल्य आपका हो गया 1 लाख रुपए। यहाँ 12% मतलब 12,000 रुपए कोर्ट फीस आपको देना पड़ेगी हर स्टेट में।
अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उस मूल्य के अनुसार परसेंट निकल कर आपको देना होगी। और घोषणात्मक फीस क्या होती है? जो निश्चित होती है, जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर अभी बताई, 500, 1000, 2000, इसमें वो पूरी संपूर्ण संपत्ति पर शामिल नहीं होती है। लेकिन एड वोरेलम जो कोर्ट फीस है वो पूरी संपत्ति पर ही लागू होती है। लेकिन जब परिवार के सभी लोगों का संयुक्त कब्जा होता है, जब वो कोर्ट में दावा पेश करते हैं, न्यायालय से निवेदन करते हैं कि संपत्ति में हमारा इतने इतने अंश घोषित किए जाएं और बंटवारा करके हमें हमारी संपत्ति दी जाए, तो वहां पर एड वोलोरम कोर्ट फीस नहीं लगेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, नीलमणि का है सर, जो 1980 का है, कि कब्जे का दावा करने पर एक फिक्स्ड फीस लगेगी, बाजार मूल्य पर नहीं लगेगी। ये इसमें बताया गया है। एक सुथैयप्पा चेटियार 1958 का है कि मूल्यांकनवादी की मर्जी पर डिपेंड करता है कितना बनाना चाहता है उसका मूल्यांकन। लेकिन यह ध्यान रखना कि वो हास्यास्पद ना हो। ये कौन से जजमेंट में कहा गया? अब्दुल हामिद शमसी 1988 में। ये भी लैंडमार्क जजमेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि पता लग रहा है कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है और आप उसका बाद मूल्यांकन 100 रुपए कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद हो गया। तो इसमें फिर जज साहब देखेंगे, सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल आटे में नमक समा इस प्रकार से कार्य करना है। सीधी सी बात यह है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो सर स्थिति हो गई हमारी क्लियर, कि जब सबका प्रतीकात्मक या किसी भी रूप से उस पर संयुक्त कब्जा है, तो आपको मूल्य पर फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको फिक्स्ड फीस आपको देना होगी और आप अदालत में दावा पेश कर सकते हैं। अब जब वादी कब्जे से बाहर हो, आउट ऑफ पोजीशन हो, हम उस स्थिति में कब्जा कर लेते हैं। संयुक्त कब्जे की तो आपको स्थिति क्लियर हो गई। अब यदि आपको संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, तो आपको अपने हिस्से के बाजार मूल्य पर एड वलोरम फीस देना होगी। यहां पर यह स्थिति लागू हो गई। ये दूसरी स्थिति हो गई। सरल उदाहरणों से समझ लेते हैं हम। नंबर 1 है कब्जे वाला भाई। राम और श्याम 2 भाई हैं। राम पैतृक घर में रह रहा है। वह बंटवारे का केस डालता है। चूंकि वह कब्जे में है, इसे केवल निश्चित मामूली शुल्क फिक्स्ड फीस देना होगी। जो निश्चित न्याय शुल्क है वो नहीं देना। एडवोरलम के पता लग रहा है कि पूरी संपत्ति है और उस पर जैसे कि 1 करोड़ रुपया, अब 1 करोड़ का आप फिक्स्ड फीस देखेंगे तो काफी हो जाएगा। लेकिन उसमें अधिकतम कोर्ट फीस 1.5 लाख रुपए भी बताई गई है सर कोर्ट फीस एक्ट में, कि किसी भी सूरत में चाहे कितनी हो, भले आप फिक्स जो है कि उसकी जो कोर्ट फीस अगर आप निकालते हैं एडवोरलम कोर्ट फीस परसेंट के हिसाब से, पता लग रहा है वो 5 लाख या 10 लाख निकल रही हो, तो आपको अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही देना है। ये भी कोर्ट फीस एक्ट में बताया गया है। अब कब्जे वाला भाई है, वो बंटवारे का केस डालता है। चूंकि वह कब्जे में है, उसे केवल निश्चित मामूली शुल्क फिक्स्ड फीस देना होगी। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, शहर से बाहर रहने वाली बहन। एक बहन शहर में रहती है, लेकिन उसका कब्जा पैतृक गांव की जमीन पर कानूनी रूप से माना जाएगा। जब तक कि उसे बेदखल न किया हो, उसे भी मामूली शुल्क देना होगा। बहन की शादी हो गई, बाहर रह रही है, लेकिन कब्जा उनका संयुक्त ही माना जाएगा। तीसरी स्थिति है बेदखल हिस्सेदार। यदि एक भाई ने दूसरे को घर से निकाल दिया और ताला लगा दिया, तो निकाले गए भाई को अपने हिस्से के बाजार मूल्य सर्कल रेट के आधार पर कोर्ट फीस देना होगी। यहाँ पर कोर्ट फीस उसको बाजार मूल्य पर देना होगी। यह निश्चित न्याय शुल्क से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यहाँ हो गया झगड़ा और एक व्यक्ति ने निकाल दिया बाहर कि भाग, यहाँ तेरा मकान नहीं है, मेरा मकान है, मैं मालिक हूं। तो स्थिति सर बदला गई है। यहाँ पर उसके स्वत्व को चैलेंज कर दिया गया, तो वहां पर अब वो कब्जा लेने का भी मांग करेगा। यहाँ पे भी ध्यान रखने योग्य बात है सर, मकान के बाद में अक्सर एडोलरम जो जो फीस होती है वो अधिकतम ही होती है। लेकिन कृषि भूमि में, जैसे मध्य प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, भू राजस्व का 20 गुना करके ली जाती है, काफी कम मात्रा में लगती है। वो स्थितियां दोनों में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल जानकारी भी दी है। अब हम आगे देखते हैं। चौथा उदाहरण है सर कृषि भूमि का, एग्रीकल्चर लैंड। कई राज्यों में खेती की जमीन पर कोर्ट फीस बाजार मूल्य के बजाय भू राजस्व लगान के 20 गुना या 30 गुना के आधार पर तय होती है, जो बहुत कम होती है। बिक्री और बंटवारा, हम पांचवा उदाहरण देख रहे हैं। यदि वादी चाहता है कि संपत्ति बेचकर हिस्सा दिया जाए, तो वह मूल्यांकन संपत्ति की कुल बिक्री कीमत में से उसके हिस्से के आधार पर करेगा। जो उसके हिस्से में जो संपत्ति आई है उसी के आधार पर मूल्यांकन करेगा। तो ये हो गए सर हमारे पांचवा उदाहरण। अब हम लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं। ये फैसले पूरे भारत के लिए एक बाइबिल की तरह है, जिसमें नंबर 1 में लूंगा सर नीलमणि बनाम शिवरत्न सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें तय हुआ है कि एक सहस्वामी का कब्जा सभी का कब्जा माना जाएगा। पोजेशन ऑफ वन इज पोजेशन ऑफ ऑल, जब तक कि ओस्टर पूर्ण बेदखली साबित ना हो जाए। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट है सर जगन्नाथ अमीन बनाम प्रसन्ना कुमार, सुप्रीम कोर्ट का भी है ये। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाजनवादों में मूल्यांकन और कोर्ट फीस
दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अधिकार क्षेत्र के लिए कुल मूल्य देखा जाएगा, लेकिन फीस हिस्से पर दी जाएगी। इसी में सर नीचे इस लैंडमार्क जजमेंट की जो मैंने व्याख्या की है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने इसमें पूरा जजमेंट लिखा हुआ है, उसकी सरल व्याख्या भी है। लेकिन मैं यहाँ पे आने से पहले आपको उन जजमेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। ये तीन उदाहरण सर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, धन की वसूली, मकान का कब्जा और खेती की जमीन। शॉर्ट में बता देता हूँ इस वीडियो में भी। फिर वो तीन लैंडमार्क जजमेंट जिनको मैंने हीरा जजमेंट कहा है कि हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है, खास तौर से पार्टीशन सूट में वाद मूल्य कोर्ट फीस तय करने में। या हम उदाहरण समझ लेते हैं। धन का वसूली का वाद है कि आप किसी से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं तो कोर्ट फीस 1 लाख रुपए पर 12% के हिसाब से लगेगी या वैल्यू फिक्स है। दूसरा है मकान का कब्जा। आपके पास एक मकान है जिसकी कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार 20 लाख रुपए उसकी मूल्य है। क्योंकि आप कब्जा मांग रहे हैं तो 20 लाख के एड वलोरम स्लेब के अनुसार लगेगी 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए। तीसरा है खेती की जमीन। यही एड वलोरम का असली ट्विस्ट है कि लगेगी तो इस पे भी एड वलोरम ही, लेकिन लगान के 20 गुना पर। तो लगान 1 रुपए 2 रुपए 4 आने 8 आने होता है, उसका 20 गुना कितना होगा, तो ये कम से कम ही मानी जाएगी, लेकिन लगेगी एड वलोरम ही। यदि आपकी जमीन का बाजार मूल्य 50 लाख है लेकिन उसका सरकारी लगान 200 रुपए, तो कानून कहता है कि हम एड वलोरम मूल्य के अनुसार तो लेंगे, लेकिन मूल्य 50 लाख नहीं मानेंगे। हम मूल्य मानेंगे 200 का 20 गुना, मतलब 4,000। अब फीस इस 4,000 पर लगेगी जो मात्र 480 के आसपास होगी। अब हम लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं सर। तीन लैंडमार्क जजमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नंबर 1 है सथप्पा चेट्टियार 1958 का। इसमें जो बताया गया है सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि विभाजन के मुकदमे में वादी को अपना खुद का मूल्यांकन चुनने का पूर्ण अधिकार है। ये वादी को अधिकार दिया गया है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसमें क्या निष्कर्ष निकला सर कि कोर्ट फीस का मूल्य ही मुकदमे का क्षेत्राधिकार तय करता है। यदि वादी ने अपनी राहत का एक निश्चित मूल्यांकन कर दिया है तो न्यायालय आमतौर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उपयोग इसका किस प्रकार से किया जाएगा? उपयोग तब करें जब रजिस्ट्रार या कोर्ट आपसे कहे कि संपत्ति की कीमत के हिसाब से फीस दो, तब आप कहें जनाब सतप्पा चेटियार के अनुसार मूल्यांकन मेरा विशेषाधिकार है। मूल्यांकन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही यह तय होता है कि दावा किस कोर्ट में पेश किया जाएगा। व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 या व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 या एडीजे डीजे कोर्ट में या हाई कोर्ट में। व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 तक को 5 लाख रुपए मूल्य तक के जो वाद मूल्य के दावे होते हैं उनको सुनने का अधिकार दिया गया। व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 5 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के वाद मूल्य के दावों को सुनने का अधिकार दिया गया। 1 करोड़ से ऊपर के आएंगे आपके एडीजे डीजे कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में। इसी प्रकार से वर्ग 2 ने यदि कोई निर्णय पारित किया है तो उसकी अपील जो है कि ऊपर की कोर्ट में होगी, एडीजे कोर्ट में। और वहां पे अगर कोई हुआ है तो फिर आप हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस प्रकार से ये व्यवस्था दी गई है। तो ये तो सर हमारा हो गया नंबर 1 जजमेंट। हम दूसरा देखते हैं लैंडमार्क जजमेंट नीलमणि बनाम शिवरत्न 1980। इस केस में कब्जे की परिभाषा ही बदल दी गई। सिद्धांत क्या दिया इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने? यदि परिवार की संपत्ति का अभी तक कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तो कानून की नजर में हर सहस्वामी को ऑनर का पूरी संपत्ति पर रचनात्मक कब्जा माना जाता है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन माना जाता है। और जब रचनात्मक कब्जा माना जाएगा तो उसको फिर जो है कि एड वलोरम फीस की बजाय फिक्स्ड फीस देना होगी। इस जजमेंट का निष्कर्ष जो है, यदि वादी अपने वाद पत्र में यह आरोप लगाता है कि वह संयुक्त कब्जे में है तो उसे पूरी संपत्ति के मूल्य पर एड वलोरम फीस देने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल निश्चित कोर्ट फीस ही देना होगी। उपयोग तब करें जब आपको संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। आप कह सकते हैं मैं बाहर भले हूं पर कानूनन मेरा कब्जा है, इसलिए मैं फिक्स्ड फीस दूंगा। तीसरा उदाहरण है अब्दुल हमीद शमसी 1988 का। और ईमानदारी का मापदंड इसमें तय किया गया है। जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें बताया गया है कि वादी को मूल्यांकन की स्वतंत्रता तो है लेकिन वह मनमाना या हास्यास्पद नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष क्या हुआ सर इसका? यदि वादी ने अपने ही दस्तावेज जैसे आयकर रिटर्न या विलेख यह दिखाते हैं कि उसका हिस्सा लाखों में है तो वह उसे 50 या 150 रुपए नहीं बता सकता। न्यायालय को अधिकार है कि वह ऐसे दिखावटी मूल्यांकन को खारिज कर दे। उपयोग और सावधानी के तौर पर आपको ये इसमें बताते हैं कि आपको अपनी आजादी का उपयोग इतने तार्किक तरीके से करें कि कोर्ट उसे खारिज ना करे।
अब ये जो तीनों ब्रह्मास्त्र हैं सर, जो मैंने आपको बताए, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको बता देता हूँ कि सतप्पा 1958 का क्या कहता है और प्रभाव, ये एक तालिका में मैं बनाए आपको देखा है इस बुक के अंदर। इधर केस और इधर क्या कहता है और उधर प्रभाव। सतप्पा क्या कहता है, 1958 का मूल्यांकन वादी की मर्जी है। प्रभाव क्या होगा, वादी को अपनी फीस खुद खुद तय करने की शक्ति मिली है। दूसरा है नीलमणि 1988, क्या कहता है, संयुक्त कब्जा मतलब फिक्स्ड फीस। प्रभाव क्या होगा, लाखों की संपत्ति पर भी नाम मात्र फीस का रास्ता खुला है। तीसरा है शमसी 1988, इसका क्या प्रभाव होगा, मूल्यांकन मनमाना ना हो। प्रभाव क्या होगा, मूल्यांकन को तर्क संगत और सुरक्षित बनाया गया। एक प्रो टिप भी मैंने इसमें लिखी है, इसमें सर आपके लिए बुक के अंदर, कि बंटवारे के मुकदमे में जीत की पहली सीढ़ी है ड्राफ्टिंग। यदि आप नीलमणि के सिद्धांतों को अपनाते हुए संयुक्त कब्जा लिखते हैं और सतप्पा के अनुसार मूल्यांकन करते हैं, तो शमसी की कसौटी पर खरा उतरते ही आपका मुकदमा बिना किसी बड़ी कोर्ट फीस के स्वीकार हो जाएगा। इनकी ड्राफ्टिंग बड़ी महत्वपूर्ण है सर। ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाएगी, तो वो ड्राफ्टिंग मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करी के रखी हुई है, और इस पे मैं स्पेशल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्पेशल ड्राफ्टिंग के बारे में ही जानकारी दूंगा। वो ड्राफ्टिंग भी सर इसी ई बुक में आप देख रहे हैं यहाँ से चालू हुई है। विवाद का मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क, वैल्यूएशन, कोर्ट फीस, ये पूरी ड्राफ्टिंग है कि इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। ये ड्राफ्टिंग भी है, उसके बाद स्टे एप्लीकेशन भी इसमें मैंने लिखी है, साथ में लगने वाले शपथ पत्र भी इसमें है, प्रार्थना भी है, रिलीफ भी है, सब कुछ जानकारियां सर मैंने इसमें कलेक्ट करके रखी हुई हैं। ये तकरीबन 400 पन्ने की बुक हो चुकी है सर। इसमें बहुत कुछ है, अब मैं आपको क्या बताऊं शॉर्ट में तो मैं अब, लेकिन मैं आपको इसके जो है कि विषय सूची से परिचित करा देता हूं कि शुरुआत मुख्य मुद्दे से हमने करी है, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है। उसके बाद इसमें आता है सर हमारा विषय सूची। विषय सूची में अध्याय 1 आएगा हमारा कि बंटवारा कितने प्रकार से होता है, मौखिक, लिखित और पंच फैसले द्वारा विभाजन की पूरी प्रक्रिया इस बुक के अंदर दी गई है। दूसरा है सादे कागज पर बंटवारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 व 49 का अचूक नियम जो कोर्ट में दिलाएगा जीत। अध्याय नंबर 3 है विधिक प्रारूप, इसमें ड्राफ्टिंग खास तौर से की गई है। कौन सी ड्राफ्टिंग है, अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की आपको ड्राफ्टिंग, जो लैंडमार्क जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है वो ड्राफ्टिंग इसमें है। उसके आधार पर आप जब नामांकन पेश करेंगे तो नामांकन की भी ड्राफ्टिंग आपको स्पेशल उसी कानूनी सिद्धांतों के आधार पर करना होगी, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंटों के आधार पर। उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की भी ड्राफ्टिंग आपको उन्हीं को ध्यान में रख के करना होगी, क्योंकि यदि आपने सिंपल आवेदन दे दिया तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार महोदय कहेंगे कि जाइए इसका रजिस्ट्रेशन करवा के लाइए। बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जो धारा 17 है उसमें बंटवारे का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आवश्यक है। लेकिन अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे को जब बाद में आप लिखते हैं, बंटवारा पहले हो चुका है, कब्जा हो चुका है, सब रह रहे हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन आपने सिर्फ रिटर्न रूप दिया उसमें पहली की तारीख बताते हुए, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। तो इनकी स्पेशल ड्राफ्टिंग भी मैंने इसमें तैयार करके रखी है। अध्याय 4 में पारिवारिक बंटवारा, कोपार्सनर की परिभाषा, कानूनी परिचय और आधार। 5वें में पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार। और छठे में जो बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका है उसके आधार पर नामांकन कैसे करवाया जाए। 7वें में बंटवारा करवाने के विभिन्न तरीके और संबंधित धाराएं। 8वें में याददाश्त, बंटवारानामा और लैंडमार्क जजमेंट। 9वें में है याददाश्तनामे की नोटरी, सादे कागज की तुलना में फायदे। 10वें में नामांतरण और व्यवहारिक प्रक्रिया। 11वें में क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है। अध्याय 12वें में क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करना गैर कानूनी है, तो नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कानून के तहत धाराओं के साथ। लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से इसमें मैंने जानकारी दी है। अध्याय 13 में आएगा कि अतीत के याददाश्तनामा आबलिक हिबानामा की नोटरी गैर कानूनी है। अध्याय 14 में नोटरी नाम, गोदीनामा और याददाश्तनामा। 15 में मेमोरेंडम, याददाश्तनामा और विभाजन विलेख में अंतर। 16 में नोटरी केवल हस्ताक्षर प्रमाणित कर सकता है, लेकिन वह किसी बंटवारे को कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं कर सकता। 17वें में है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(1)(b) के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में है मुस्लिम हिबानामे पर बहुत मजबूती से लागू होता है, और लेकिन गोदीनामे के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है यहाँ पे। यह अध्याय 18 में। 19वें में 50 प्रमुख सवाल और जवाब, स्पेशल वीडियो भी इस पे मैं बना चुका हूँ। अध्याय 20 में लैंडमार्क जजमेंट, काले और अन्य बनाम उप निदेशक समेकन, अन्य 21 जनवरी 1976 का है। अध्याय 21 में भी लैंडमार्क जजमेंट है, रविंद्र कौर गिरवाल बनाम मंजीत कौर। अध्याय 22 में सुनी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2020 का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बेटियों को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार दिए जाने के संबंध में बताया गया। अध्याय 23 में रोशन सिंह और अन्य बनाम जिले सिंह और अन्य, 24 फरवरी 1988 का, ये भी सर लैंडमार्क जजमेंट है। और इन लैंडमार्क जजमेंटों पे सर मैं स्पेशल वीडियो भी स्पेशल बना चुका हूँ अलग अलग।
ये आप देख रहे हैं सब, इसमें सारी जानकारी इसमें दी गई है। और ये तकरीबन इसमें 411 पेज तो इसमें बता रहे हैं सर। आप मान के चलें कि तकरीबन 350 से ऊपर ही इसमें पृष्ठ हैं। और मात्र 299 रुपये इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। और इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। खरीदने की सर इसकी आपकी प्रक्रिया क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 299 रुपये का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा डाउनलोड, आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये तुरंत आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आप जहां चाहें इसको वहां डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा मुझसे कहा गया है कि सर आप जो ई बुक पीडीएफ बनाते हैं, इसकी फिजिकल बुक हम घर पे खरीद के मंगवा सकें, आप वो भी हमें दें। तो वो कोशिश मेरी जारी है। और बहुत से इंडिया के अलावा भी कई अन्य बाहर के देशों में रहने वाले के द्वारा भी मुझसे कहा गया है कि सर हम वहाँ कैसे खरीदें, तो उनकी भी व्यवस्था मैंने कर दी है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो चीज आपको यहाँ मात्र 299 रुपये में अगर प्राप्त हो रही है, तो वहां पर यदि मैं अपलोड करूंगा तो वहां पर जीएसटी भी लागू होगा सर। जीएसटी भी जुड़ के उसमें आएगा, उनके प्लेटफॉर्म का खर्च भी आएगा। ये सब मिला के वो चीज तकरीबन आपको 600 रुपये में पड़ेगी। और इधर आप फिजिकल ई बुक अगर आप वो लेंगे, वो तकरीबन 1200 रुपये या 1300 रुपये ऊपर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्ज, प्रिंटिंग का खर्चा, जीएसटी चार्ज, उनकी खुद की फीस और ग्लोबल मार्केट प्लस होने के चार्जेस, मेरा मतलब मेरे लिए तो वो इसी के बराबर ही है सर। जैसे 299 रुपये मैंने आपको बताया, जो मेरे लिए तो लगभग वो जो मेरी निजी उसमें लिंक देता हूं मैं आपको पड़ेगी, मेरे लिए तो वही है। लेकिन ये चार्जेस आपको अतिरिक्त देना पड़ेंगे वहां पे। इसलिए मैं सस्ता, सुंदर और आसान रास्ता आपके लिए लेकर हमेशा आता हूँ। इसमें ना तो झंझट डिलीवरी का, ना आपको समय लगता है। वो 15 दिन 20 दिन भी आपको हो सकते हैं। बुक ऑर्डर पे बुक बुक प्रिंट होती है वो, आप बुक करेंगे, फिर ऑर्डर पे प्रिंट होगी, फिर आपके घर पे बाय डाक के जरिए आएगी। तकरीबन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी आपको। फिर भी जब आप लोग इतनी दिली इच्छा रखते हैं तो उसकी भी मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। और जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और उसके लिंक भी देना चालू कर दूंगा। तो आज के वीडियो में सर विभाजन के वादों में किस प्रकार से कोर्ट फीस तय की जाएगी उस पर हमने चर्चा की है। यदि संयुक्त कब्जा है आपका परिवार का, आप दावा लगाते हैं बंटवारे का, फिक्स्ड फीस देना है सर, कोई ज्यादा मूल्यांकन नहीं होगा। लेकिन आपको एक को बेदखल कर दिया और फिर वो स्वतः बंटवारे का और कब्जा लेने का भी लगाता है, तो उसको फिर उसमें मूल्यानुसार कोर्ट फीस देना होगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।